आज के मुख्य समाचार। रोडू के ढिसवानी गांव में भीषण आग, लाहौल में आपदा से तबाही, शिमला में एचआरटीसी पेंशनर्स का जोरदार प्रदर्शन, लावारिस कुत्ते के हमले में सुमित की मौत, यूको बैंक राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 177वीं बैठक संपन्न, विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ का 24 घंटे का अनशन, मॉनसून के विदाई के बाद चढ़ा पारा, भारत में बनेगी चार्जिंग बैटरी चिप। अब समाचार विस्तार से। रोडू उपमंडल के ढिसवानी गांव में बीती रात एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जब अचानक आग लगने से एक मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मकान महेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय दलवीर सिंह का था। आग इतनी भीषण थी कि मात्र 20 मिनट में पूरा मकान आग की लपटों में घिर गया और देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि भारी नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय ग्रामीणों ने आग बुझाने की मशक्कत की। प्रशासन को भी घटना की सूचना दी गई। नुकसान का आकलन करने के लिए विभागीय टीम मौके पर पहुंची। पीड़ित परिवार इस हादसे से गहरे सदमे में है। स्थानीय लोगों और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जा रही है। ग्रामीणों ने सरकार से शीघ्र राहत और सहायता देने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर आपदा राहत कार्यों में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है और विशेष रूप से लाहौल घाटी की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। आपदा ने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। जयराम ठाकुर ने आपदाग्रस्त लाहौल घाटी के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने किसानों के अनुरोध पर खेतों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गोभी और मटर की बम्पर फसल हुई थी, लेकिन आपदा के चलते सड़कों के बंद हो जाने के कारण फसल बाजार तक नहीं पहुंच पाई और अब खेतों में ही सड़ चुकी है। इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और पूरे क्षेत्र में महामारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में इस मॉनसून के चलते लगभग सभी इलाकों में बारिश के कारण नुकसान हुआ है और उस नुकसान के कारण बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई, घर चले गए, जमीन चले गई। अगर मैं इस बात को कहूं कि ये क्रम लगातार 2023 के बाद बना हुआ है, जब आपदा के कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े जान माल की क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। अब की बार जो नुकसान हुआ है, शुरू के दौर में मंडी जिला से हुआ था, जिसमें एक ही रात में 42 लोगों की जिंदगी चले गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा मेरे विधानसभा क्षेत्र सराज में नुकसान हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मानसून का ये दौर आगे बढ़ता गया, पूरे प्रदेश में नुकसान होने की घटनाएं होती रही। चंबा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कुल्लू में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कुल्लू में, मनाली में, बंजार विधानसभा क्षेत्र में, और यहां तक जो मैदानी इलाके हैं, जो हमारे ऊना का जिला है, वहां पर नुकसान हुआ। और ऐसे में लाहौल स्पीति एक ऐसा हमारे पास एक जिला रहता था जहां कम बारिश आमतौर पर होती थी और कम नुकसान भी होता था। लेकिन अब की बार हमने इस बात को भी देखा कि लाहौल स्पीति में भी इस बारिश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। भले ही किसी की जिंदगी यहां पर लाहौल में नहीं गई, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। उस नुकसान का जायजा लेने के लिए मैं यहां
लाहौल के इस इलाके में आया हूं और लाहौल के इलाके के साथ साथ में नुकसान जहां भी हुआ हिमाचल प्रदेश में अधिकांश जगह में पहुंचा हूं। अभी कुछ जगह जाना बाकी है। और पिछले कल हम सुबह से शाम तक, अगर मैं जगहों का नाम लूं, कोकसर में गए, सिसु में गए, तेलिंग में गए, तेलिंग में गए, गोंदला गए, यंगला गए, चंद्रभागा जो संगम है हमारा तांदी के पास, वहां गए, जोबरंग गए, लिंदूर के गांव में पहुंचे, गोरमा पहुंचे, हालिंग गए, जालमा गए, जसरत गए, उदयपुर गए और करपट गए। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि बहुत बड़ा नुकसान इन सब इलाकों में हुआ है। और खास तौर से पहली बात को लेकर के जो हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है कि लाहौल के लोगों के लिए आय का जरिया जो कैश क्रॉप्स होती है हमारी, वो एक बहुत बड़ा आय का जरिया होता है, चाहे वो गोभी है, चाहे मटर है, चाहे आलू है। लेकिन रास्ता बंद होने के कारण, सड़क अवरुद्ध होने के कारण गोभी का जो सीजन भरपूर सीजन था और अच्छी मात्रा में गोभी का इस बार उत्पादन हुआ था, लेकिन वो मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाया और खेतों में ही अभी तक जो है वो सड़ रहा है। शिमला के पुराने बस स्टैंड स्थित एचआरटीसी प्रबंधन निदेशक एमडी कार्यालय के बाहर आज एचआरटीसी पेंशनर्स ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि अक्टूबर माह तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। पेंशनर्स ने आरोप लगाया है कि सरकार बार बार आश्वासन देने के बावजूद पेंशन संशोधन, बकाया भुगतान और अन्य वित्तीय लाभों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वृद्धावस्था में सरकार की बेरुखी के चलते उन्हें मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जनता की बात नहीं सुन सकती और प्रशासन चलाने में असमर्थ है तो मुख्यमंत्री और मंत्रीगण त्याग पत्र दे। एचआरटीसी पेंशनर्स ने एक सुर में कहा कि वे अब चुप नहीं बैठेंगे। अगर सरकार ने अक्टूबर 2025 तक उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो अगला चरण राज्यव्यापी घेराव भूख हड़ताल का होगा। पेंशन मतलब ना उम्मीद हो चुकी है। पिछले महीने में लास्ट 30 तारीख को इन्होंने पेंशन खाते में डाली। अब जो रनिंग स्टाफ है, पहली को वो दूसरी सैलरी लेने के लिए तैयार बैठे हैं, परंतु हमारे को अभी 26 तारीख आज हो गई है और अभी तक भी हमें कोई उम्मीद नहीं और आगे भी हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि ये पेंशन इस महीने में दे पाएंगे, क्योंकि सेक्रेटरी फाइनेंस वो भी छुट्टी हैं। आपका हमारे जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, वो भी छुट्टी हैं। चीफ मिनिस्टर साहब भी कहीं विदेश दौरे पर हैं। हम सचिवालय में अपने मंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी से भी मिलने की हमने कोशिश की, वो भी छुट्टी पे हैं। तो सारी सरकार छुट्टी पे हैं। यदि नई सरकार चलती है तो त्याग पत्र दो, वरना एचआरटीसी पेंशन जिन्होंने 40 साल इस धूल धूप धुएं में अपने जीवन यापन तो छोड़ो आप, जो जिनमें हमने अपनी सेवाएं निगम को दी और लाखों लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया, परंतु आज बड़ी शर्म की बात है कि कमाए हुए पैसे के लिए भी हमें एजिटेशन करना पड़ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहता हूं, संगठन के माध्यम से, कि हमारा ये संघर्ष आज से बिल्कुल सही तरीके से, बड़े अनुशासन में पूरे हिमाचल प्रदेश में आज से शुरू हो गया है और ये तब तक चलेगा जब तक हमारे पेंशनर्स की पहली डिमांड पेंशन की है कि उसकी डेट फिक्स की जाए। जिस दिन पूरे हिमाचल प्रदेश में सैलरी ड्रॉ होती है उसी दिन पेंशनर को भी उसकी पेंशन की अदायगी की जाए। सबसे मेन डिमांड हमारी ये है। बाकी अन्य ड्यूज़ तो हालात बद से बदतर हो गए हैं कि मार्च 2024 से लेकर जितने भी सेवानिवृत्त है
उनको एक पैसा भी निगम प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा पेंशन के रूप में नहीं दिया गया। वो उनका चूल्हा चौका गरीबों का कैसे चल रहा होगा, क्योंकि एक जब कार्यरत कर्मचारी होता है तो लाख रुपए 80-90 हज़ार रुपये उसकी सैलरी होती है और उसके बाद वो शून्य में आ जाता है। और आज 31 मार्च 2024 के बाद अभी तक फुट्टी कौड़ी भी उनके खाते में निगम प्रशासन द्वारा नहीं डाली गई। जहां भी हमें बच्चों की तरह ठगा जाता है, झूठ ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ की एक ऐसी माला परो दी गई है। आज नहीं कल मिलेंगे, शाम को मिलेंगे, और तो छोड़ो न्यायालय तक हमारे कर्मचारी जो है अपने न्याय के लिए वहां गुहार लगाए बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत नेरी में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां मां को बचाते बचाते एक बेटे ने अपनी जान गंवा दी। 31 वर्षीय सुमित कुमार के लावारिस कुत्ते के हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। घटना करीब 15 दिन पहले की है, जब देर रात नेरी निवासी सुमित कुमार की मां आशा देवी पर अचानक एक लावारिस कुत्ते ने हमला कर दिया। मां की चीखें सुनकर सुमित दौड़ा और उसे बचाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान कुत्ते ने आशा देवी को छोड़कर सुमित पर हमला कर दिया और उसके सिर और आंखों सहित कई हिस्सों को बुरी तरह काट खाया। परिजनों ने तुरंत सुमित को डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में भर्ती कराया। कुछ दिनों तक इलाज चलता रहा, लेकिन 3 दिन पहले उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई। रविवार को फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां सोमवार को उसने दम तोड़ दिया। मंगलवार को मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सुमित की मां आशा देवी भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुई थी, लेकिन अब उसकी हालत में सुधार है और वे घर पर ही इलाज करवा रही है। सुमित अपने पीछे माता पिता, पत्नी, 2 महीने का बेटा और 2.5 साल की बेटी को छोड़ गया है। ग्राम पंचायत नेरी की प्रधान विपिन कुमार ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। यदि कुत्ते के काटने से सुमित की मौत हुई है तो यह जरूरी है कि यह पता लगाया जाए कि कुत्ता रेबिस से ग्रस्त तो नहीं था। यह दर्दनाक घटना लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या, प्रशासन की लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। हिमाचल प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई शुरू होते ही राज्य में तापमान में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। गुरुवार को ऊना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शिमला सहित अन्य हिस्सों में भी तेज धूप देखने को मिली है। मौसम विभाग शिमला के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में 2 अक्टूबर तक मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। मानसून की वापसी की रेखा फिलहाल रामपुर, बुशहर और आसपास के क्षेत्रों से होकर गुजर रही है और अगले 2 दिनों में पूरे प्रदेश में मानसून के पूरी तरह विदा होने की संभावना भी जताई जा रही है। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि इस मानसून सीजन में हिमाचल को अब तक 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, जिसमें सरकारी और निजी संपत्ति दोनों शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कों, खेतों और बागवानी क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचा है। केंद्र सरकार से अभी तक प्राप्त सहायता राशि नहीं मिली है, जबकि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर 500 करोड़ रुपए राहत कार्यों में खर्च किए हैं। 20 जून से 19 सितंबर 2025 के बीच राज्य में 427 लोगों की जानें आपदाओं में गई है। प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान का ब्यौरा कुछ इस प्रकार से है। 651 पक्के और 1012 कच्चे मकान पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। 2287 पक्के और 4908 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 584 दुकानें, 58 लेबर शेड, 7048 गौशालाएं, 104 घाट और शमशान घाट प्रभावित हुए हैं। जगत सिंह नेगी ने बताया कि जिन परिवारों के मकान पूरी तरह ध्वस्त हुए हैं, उन्हें राज्य सरकार की ओर से 7 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जा रही है। मानसून की विदाई के साथ ही प्रदेश में तापमान बढ़ रहा है और सरकार आपदा के प्रभावों से निपटने के लिए राहत व पुनर्निर्माण कार्यों में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज से 24 घंटे का प्रतीकात्मक अनशन शुरू कर दिया है। यह अनशन कुलपति कार्यालय के बाहर आयोजित किया गया, जो 27 सितंबर दोपहर तक जारी रहेगा। संघ के अध्यक्ष तुषार ने अनशन स्थल पर अपने संबोधन में कहा कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की अनदेखी के चलते शिक्षक समुदाय मानसिक, आर्थिक और पेशेवर दबाव में है। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षकों की वाजिब मांगों पर अमल नहीं होता,
तब तक संघ अपना संघर्ष जारी रखेगा। CAS पर प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई रोक को तुरंत हटाया जाए। वर्ष 2016 से लंबे DA एरियर को तत्काल जारी किया जाए। वार्षिक 152 करोड़ रुपए की सरकारी अनुदान को एक मुश्त किश्त में जारी किया जाए। संघ ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी। फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं UIT में एक रिक्सा नाम की काउंसिल है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। रोज़ 4 सालों से मैं रोज़ से पहली बात तो HP ने यहाँ पे सीटें लॉट की, इस बार ज़्यादा सीटें लॉट की और नीचे हमारी डिमांड ज़्यादा है, हमारी फीस सबसे ज़्यादा है, पूरी में हमारी फीस सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास सबसे कम जीरो है लैब के नाम पे। हमारे को HP में सेंट्रल लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, ना हमारे पास हॉस्टल्स है, ना हमारे पास यूनिवर्सिटी है, ना हमारे पास लैब है। हमें सिर्फ ठगा जा रहा है कि अगले साल ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हमारे को जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, हमारे 1500 स्टूडेंट्स UIT में पढ़ते हैं और हर एक छात्र की 50 से 60 हज़ार फीस है, तो उस फीस का कहाँ वो फीस जा रही है, कहाँ डेवलपमेंट फीस जा रही है, कहाँ हमारी जो भी डेवलपमेंट फीस से लेके जो भी हमारी टूर की फ़ीस है वो कहाँ जा रही है, हमें कोई पता नहीं है, हमें कोई भी हिसाब नहीं है उस चीज़ का। तो आज हम BC साहब से उसी के बारे में मिलने आए हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। पूरे बच्चे आज पहली बार इतने बच्चे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, सब बच्चे पूरी उम्मीद लेके BC साहब के पास आए हैं कि हमारी उम्मीदें पूरी हो। हमें ये बोल के कर दिया जाता है कि हमने प्रोसेसिंग में एप्लीकेशनें डाल दी हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेसिंग में वो एप्लीकेशनें कहाँ जाती हैं हमें कोई पता नहीं है। पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने लाइब्रेरी एक्सेस के लिए मांग उठाई तो HP प्रशासन ने हम लोगों को 15 दिन का सेंट्रल लाइब्रेरी का एक्सेस दिया, उसके बाद हमें कोई भी सेंट्रल लाइब्रेरी में आने नहीं देता है। अगर कोई आता है तो उसको धक्का मार के निकाल दिया जाता है कि आप UIT HPU का हिस्सा नहीं है। हमें ये भी 2 साल पहले बोला गया था कि UIT की HPU का हिस्सा नहीं है। नहीं तो होगी अभी, ये तो आधी से ज़्यादा संख्या है, इससे ज़्यादा हमारे पास अभी और क्लासेज हैं और स्टूडेंट्स हैं, वो सब इकट्ठा होंगे और हमारी मांगें पूरी होंगी ही रहेंगी। इसके बाद हम सड़क पे उतरेंगे, जो भी हम Gen Z है तो हम अपने Gen Z के सब मेथड लागू करेंगे। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अब चार्जिंग बैटरियों में लगने वाली मूलभूत चिप भारत में ही डिजाइन और विकसित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए IIT ऊना, IIT कानपुर और NIT श्रीनगर मिलकर कार्य कर रही है। हाल ही में इस कार्य के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 2.30 करोड़ की राशि भी मंजूर की है। इस परियोजना का नेतृत्व IIT कानपुर करेगा, जबकि IIT ऊना में यह काम सहायक प्रोफेसर डॉक्टर तनु की निगरानी में किया जाएगा, जो इस प्रोजेक्ट की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी है। इस कार्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग की विशेषज्ञ टीमें मिलकर कार्य कर रही है। इस समय भारत में बैटरी चार्जिंग चिप्स चीन जैसे देशों से आयात की जाती है, जिससे न केवल लागत बढ़ती है बल्कि तकनीकी निर्भरता भी बनी रहती है। इस चिप से देश में डिजाइन और निर्माण से दरें कम होगी, आयात पर निर्भरता घटेगी, तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। IIT ऊना के निदेशक प्रोफेसर मनीष के अनुसार IIT कानपुर के नेतृत्व में हो रहे इस साझा प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एकीकृत विकास करना है। इस परियोजना को 1.5 वर्ष में क्लस्टर स्तर पर पूरा किया जाएगा। भविष्य में IIT ऊना अपने M.Tech विभाग के प्रशिक्षु इंजीनियरों को भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ेगा, जिससे उन्हें प्रायोगिक अनुभव मिलेगा। इस स्वदेशी चिप के आने से गाड़ियों की बैटरी चार्जिंग क्षमता में सुधार होगा, बैटरी की उम्र बढ़ेगी, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि होगी। यह परियोजना न केवल तकनीकी दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि स्टार्टअप्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के क्षेत्र में भी इसे एक नई ऊर्जा मिलने जा रही है। राजधानी शिमला में आज राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने की। बैठक में आपदा प्रभावित ऋण धारकों को राहत देने पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने बताया कि कृषि, MSME और
अन्य सेक्टर के ऋण धारकों को ऋण अदायगी को पुनर्निर्धारित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही बैंक जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बैंकों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। में सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो एजेंडा ये था कि जो विपदा के बाद जो लोगों को लाइवलीहुड पे फ़र्क पड़ा है और साथ ही साथ बहुत लोगों की रिपेमेंट कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, उनकी घर बह गए हैं, दुकानें बह गई हैं या जिनके पास अब ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो इन लोगों को किस प्रकार से राहत दी जाए। तो 3 वर्ग के अकाउंट हैं। एक तो एग्रीकल्चर के करीब 6.5 लाख अकाउंट हैं हिमाचल में और करीब 2 लाख MSME के अकाउंट हैं और 8 लाख करीब अन्य अकाउंट हैं। तो इन लोगों को एक तो जो इनकी अपनी स्कीम्स हैं जिसमें फिर ये होता है कि रीशेड्यूल हो जाते हैं लोन्स, जिससे कि इनको जो रीपेमेंट होता है उस पर कुछ समय के लिए राहत मिलती है। इसकी बहुत से डिटेल्स हैं। आज तो मुख्य रूप से ये तय हुआ कि हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और सारे बैंकों से अनुरोध करेंगे कि वो अपने हेड ऑफिस से ये अनुमति लें कि इस तरह का रिलीफ पैकेज जो है वो इन अकाउंट्स को दिया जाए और इसको शीघ्रतम इम्प्लीमेंट करने पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा बहुत से बैंकर्स ने कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज रेज किए हैं जिस पे RBI को चिंतन करना होगा। वो बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं जो बैंकर्स ही समझते हैं, तो उसके संदर्भ में RD जो रीजनल डायरेक्टर RBI है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जो कि 1 हफ्ते में इसके संदर्भ में चर्चा करेगी। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिनों में जो आम सहमति के जो विषय हैं उसके संदर्भ में यूको बैंक जो SLBC का कन्वीनर है वो एक पत्र निकालेगा।